मूवी की शुरुआत में हमें हाशिमोटो को दिखाया जाता है जो कि एक घोस्ट हंटर होता है। वो एक अबेंडन बिल्डिंग में फोटोग्राफी के लिए एक फोटोग्राफर को हायर करता है। वो फोटोग्राफर ऐसी फोटोग्राफी के लिए पहले काफी सारी जगह गया होता है मगर आज तक उसने कभी घोस्ट नहीं देखा होता, इसीलिए वो इस अबेंडन बिल्डिंग में फोटोग्राफी के लिए चले जाता है और आराम से फोटोग्राफ्स लेता है। उसका कैमरा सिर्फ पोस्ट फोटोग्राफी के लिए बना था जो कि उसके लिए काफी स्पेशल था। पर जब वो फोटोज देखता है तो शॉक रह जाता है क्योंकि उन फोटोज में उसे एक बच्चा नजर आता है जो कि उसे किसी भी रूम में नजर नहीं आया था, जिससे वो समझ जाता है कि वो बच्चा एक घोस्ट है। और ये जानकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बच्चा उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। अगले दिन हाशिमोटो उस अबेंडन बिल्डिंग में जाता है जहाँ वो फोटोग्राफर की डेड बॉडी को देखकर समझ जाता है कि यहाँ घोस्ट की प्रेजेंस है। इसके बाद वो पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देता है और हमें आगे पता चलता है कि हाशिमोटो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी है। घोस्ट हंटर होने के साथ साथ वो एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। उसने एक डिवाइस भी बनाई थी जिसका नाम मैनगर्ड्स पॉइंट था जो कि काफी यूनिक था, लेकिन कंपनी का मैनेजर हाशिमोटो से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने कंपनी की रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया था जिसके लिए वो काम करता था। बाद में मैनेजर हाशिमोटो के डिवाइस को देखकर मान जाता है। वो डिवाइस ऐसा ब्लैक होल भी काम करता था जिससे किसी भी इंसान के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन इस काम के लिए उसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत और जो एनर्जी उसे स्पिरिट से मिलने वाली थी, इसीलिए वो घोस्ट हंटर भी था। और अब जाकर उसे वो स्पिरिट मिलती है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट का नेक्स्ट स्टेप ले सकता था। साथ ही उसने बच्चे की स्पिरिट को एक रूम में ट्रैप कर लिया था अपने डिवाइस के यूज से, लेकिन वो पहले बच्चे की स्पिरिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था, इसलिए वो डायरेक्ट उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं करता। हाशिमोटो के अकॉर्डिंग किसी इंसान के मरने की कुछ देर बाद तक ही उसकी स्पिरिट धरती पे रुक सकती है, उसके बाद स्पिरिट को धरती को छोड़ना होता है। पर कंफ्यूज करने वाली बात ये थी कि उस बच्चे की स्पिरिट इस धरती पर अभी तक कैसे रुकी थी। फिर हाशिमोटो बच्चे की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए अपने टीम मेंबर सू और रू को कहता है मगर उन दोनों को कुछ भी इंफॉर्मेशन का पता नहीं लग पाता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टोंग को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पे होता है, लेकिन उसे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि उसकी मदर की हालत काफी खराब होती है। वहीं हाशिमोटो को बच्चे के इमोशन समझ नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो डायरेक्टर से बात करके अपनी टीम में डिटेक्टिव टोंग को भी शामिल कर लेता है। फिर हाशिमोटो टोंग को अपने से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि उसने एंटी ग्रेविटी डिवाइस बनाई है, लेकिन टोंग को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। फिर हाशिमोटो टोंग को एक स्पेशल लिक्विड देता है जिसे वो आंखों में लगाकर बच्चे की स्पिरिट को देख पाता है। हाशिमोटो बच्चे के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और साथ ही वो ये भी जानना चाहता था कि मौत के बाद क्या होता है, लेकिन टोंग उसे इस काम के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हाशिमोटो उसे उसकी मदर के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे उसने अपनी मदर को लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है जबकि वो कोमा में है। तभी टोंग हाशिमोटो पे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है, पर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड वई के साथ अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में जाता है तो वो भी ये जानना चाहता था कि कहीं उसकी माँ उससे नाराज तो नहीं, क्योंकि उसने काफी सालों से अपनी माँ को लाइफ सपोर्ट पे रखा था। ये सोचकर वो हाशिमोटो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, पर सू को टोंग पसंद नहीं था क्योंकि वो उनके ओरिजिनल ग्रुप का नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उन्हें टोंग की हेल्प चाहिए। टोंग ये पता लगाना चाहता था कि वाकई में बच्चे की स्पिरिट ने फोटोग्राफर को मारा है, इसीलिए वो मॉर्ग में जाता है और फोटोग्राफर की लाश में से उसका हार्ट बॉडी से बाहर निकालता है और जहां हार्ट पर उसे बच्चे के साइज के फिंगरप्रिंट्स दिखाई देते हैं, जहां वो समझ जाता है उस रात क्या हुआ होगा और वो एकदम सही अनुमान लगाता है कि फोटोग्राफर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद अपनी फोटोज को देख रहा होगा और तभी उसे फोटोज में बच्चा दिखाई दिया होगा और जैसे ही वो डरकर पीछे मुड़ा होगा तो बच्चे ने उसे मार डाला होगा। और टोंग समझ जाता है कि उस बच्चे को कोई स्टेयर करे ये बात उसे पसंद नहीं। दूसरी तरफ शू मैंगर्ड स्प्रे अपनी आईज पे लगाकर बच्चे के सामने जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है तो हाशिमोटो वहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर ही ट्रैप कर देता है और उससे पूछने लगता है कि वो वहाँ पर
पर क्या कर रही थी। तभी वहाँ पर टोंग और सारे लोग आ जाते हैं जो कि सू को अंदर देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बीच सू का कोट मूव करने लगता है जिससे टोंग हाशिमोटो के कान में कुछ कहता है, जिस पर हाशिमोटो ये बताता है कि सू ने मैंगर स्प्रे यूज करके बच्चे को छोटा बनाकर अपनी पॉकेट में छुपा लिया है। तभी हाशिमोटो सू को उसे वापस रूम में रखने को कहता है लेकिन सू मना कर देती है। तभी टोंग उसे लेफ्ट साइड में देखने को मना करता है लेकिन सू लेफ्ट में देख लेती है और वो बच्चा उसे भी मार डालता है। बाद में वो सू की बॉडी को बाहर लाते हैं जहाँ सू की स्पिरिट बीच में ही रुक जाती है। तभी हाशिमोटो बताता है कि मरने के बाद कुछ पल हम किसी वर्ल्ड में रहते हैं जिसके बाद सू की स्पिरिट गायब हो जाती है। वो स्पिरिट को फ्री करने की सोचते हैं क्योंकि स्पिरिट के अंदर कोई कॉन्शियस नहीं होती, वो अपनी प्रीवियस लाइफ को ही रिपीट करते रहते हैं। जैसे लड़का रोज 4 बजे दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन मैंगर्स पॉइंट उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है जिस वजह से वो बाहर नहीं जा पाता। इस बात से वो ये समझ जाते हैं कि जब वो जिंदा था तब वो उस टाइम डेली कहीं पर जाया करता था। अब वो जानना चाहते थे कि वो कहाँ जाता था, इसीलिए वो एक दिन डोर ओपन कर देते हैं जिसके बाद टोंग उसको फॉलो करने लगता है। तो वो देखते हैं कि बच्चा पहले तो स्कूल में जाता है और फिर अचानक से वो बालकनी से कूद जाता है जिससे टोंग को लगता है कि शायद उसकी मौत इसी तरह हुई होगी। फिर वो अपनी मदर का वेट करने लगता है लेकिन उसकी मदर नहीं आती तो वो खुद ही घर जाने लगता है। अगले दिन टोंग उस स्कूल में जाकर बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जहां उसे ये पता चलता है कि बच्चे का नाम याओ था और उसे मल्टीपल ट्यूमर सिंड्रोम था। धीरे धीरे वो ट्यूमर उस बच्चे के फेस तक आ गया था जिस वजह से बाकी बच्चे उसे काफी बुली करते थे। उसकी मौत वाले दिन उसकी मदर उसे स्कूल से लेने के लिए आई थी लेकिन तभी वो एक्साइटमेंट में बालकनी की वॉल पे चढ़ गया था और वहां से स्लिप होकर नीचे गिर गया था जहां उसकी मदर उसे अधमरी हालत में देखकर उसका गला दबाती है लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ महीने बाद उसकी मदर उसे हॉस्पिटल से किडनैप कर लेती है जिससे टीचर को लगता है शायद उसकी मदर ने ही उसे मार डाला होगा। अब हाशिमोटो और टोंग उसकी मदर के बारे में पता करते हैं जहां उन्हें उसका नया ठिकाना मिलता है। वो जगह नेशनल रेडिएशन सेंटर के पास होती है जहां उन्हें याओ की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसके गले पर उन्हें उंगलियों के निशान मिलते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि याओ की मदर ने ही उसे मारा था जिस वजह से उसे हेट्रेड वाली एनर्जी फील हुई होगी। साथ ही आसपास की रेडियो एक्टिव एनर्जी भी उसमें मिक्स हो गई होगी जिस वजह से उसकी बॉडी अभी भी दुनिया में है। ये सारी चीजें पता लगने के बाद हाशिमोटो बहुत खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो मरने के बाद घोस्ट कैसे बन सकता है, इसलिए वो याओ को रिलीज करने की सोचता है। तभी टोंग नोटिस करता है याओ कभी कभी सिल्क थ्रेड को रिलीज करता है। फिर वो सिल्क थ्रेड को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां वो थ्रेड एक रूम में जाकर रुक जाता है जहां एक लेडी पेशेंट थी जिसकी हालत बहुत खराब थी और टोंग के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि याओ की मदर होती है। कुछ महीने पहले वो अर्थक्वेक में एक बिल्डिंग के नीचे फंस गई थी और 16 दिन के बाद उसे बाहर निकाला गया था और इतने दिन तक दबे रहने के बाद भी वो जिंदा थी जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने उसके हार्ट को पंप किया हो उसे जिंदा रखने के लिए। तो टोंग सोचता है कि अगर याओ अपनी मदर को हेट करता तो वो उसकी जान क्यों बचाता। और तो और याओ को अपनी मदर की डेथ के बारे में भी पता चल गया था। ये सारी बातें बताने के लिए टोंग हाशिमोटो को कॉल करता है लेकिन हाशिमोटो बच्चे की स्पिरिट को लेकर भाग जाता है क्योंकि उसकी कंपनी के लोग अब उसे अरेस्ट करने के लिए आ गए थे। तभी टोंग को पता चलता है कि हाशिमोटो को डायबिटीज है, इसीलिए वो अपना दूसरा पैर भी खोने वाला है और इसलिए उसने याओ को कैप्चर करके रखा है जिससे वो दोनों पैरों के बगैर भी इजीली चल सकता है। जिससे यहाँ मूवी का सस्पेंस रिवील होता है कि हाशिमोटो का वो प्रोजेक्ट बस एक दिखावा था। टोंग को हाशिमोटो के इंटेंशन सही नहीं लगते। तभी याओ की मदर ये सब सुन लेती है जिसके बाद वो याओ को ढूंढने के लिए जाती है। दूसरी तरफ टोंग हाशिमोटो को ढूंढ लेता है और उसे याओ को रिलीज करने को बोलता है लेकिन हाशिमोटो उसे वई को बचाने को बोलता है क्योंकि वई टोंग को ढूंढने के लिए रिसर्च प्लेस पर चले गई होती है जिससे टोंग घबराकर वई को बचाने जाता है। तभी सिल्क
सिल्क थ्रेड वही से कनेक्ट हो जाता है, जिससे याओ की मदर वही पे अटैक करने वाली होती है, पर टोंग वहाँ पहुँच जाता है और उसे मैंगर बुलेट से शूट कर देता है, जिससे वो वही को छोड़ देती है। लेकिन वो थ्रेड अब टोंग से कनेक्ट हो जाता है। वहीं टोंग हाशिमोटो को कॉल करके समझाने की कोशिश करता है वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब गलत कर रहा है, और याओ की मदर के बारे में भी बताता है। तभी याओ की मदर अचानक टोंग पे अटैक कर देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत करके सबवे में जाता है, जहाँ सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं, पर उसे कैसे भी करके हाशिमोटो को रोकना था, इसीलिए वो उसके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाशिमोटो को अब किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, ना ही प्रोजेक्ट से और ना ही टोंग से। उसे तो बस एक घोस्ट बनना था ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, क्योंकि वो बचपन से ही बीमार था। उसने वो चीजें कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी जो कि एक नॉर्मल बच्चे करते थे, तो उसे लगता था कि घोस्ट बनने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा और उसकी सारी एबनॉर्मलिटीज खत्म हो जाएंगी और वो फ्री होकर जी पाएगा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ से नफरत थी, इसीलिए उसे अपनी ये जिंदगी खत्म करनी थी। अब वो याओ की स्पिरिट को बाहर लाता है और घोस्ट बनने के लिए अपना गला काट देता है। अगले सीन में हम टोंग को सबवे में देखते हैं, जहां वो ये नोटिस करता है कि थ्रेड उससे अभी भी कनेक्टेड है। तभी वहां पर याओ की मदर आ जाती है, जिसे टोंग शूट करता है, लेकिन वो नहीं मरती, इसीलिए वो वही को कॉल करके बोलता है कि शायद अब वो वापस नहीं आ पाएगा, और वही उसे बताती है कि उसकी मदर का भी आखिरी दिन है और उसे स्ट्रॉन्ग रहने को बोलती है। तभी याओ की मदर उसकी हार्ट बीट रोक देती है और आखिरी पल में उसे वही का फेस दिखाई देता है, पर तभी याओ वहाँ पर आकर उसकी हार्ट बीट फिर से चालू कर देता है और टोंग याओ को उसकी मदर के साथ में वहाँ से जाते हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि याओ असल में अपनी मदर से बहुत प्यार करता था और उनके प्यार की वजह से वो इस दुनिया में था। फिर वो उठकर वहाँ से अपनी मदर के पास जाता है। अब हमें ये पता चलता है कि याओ की बीमारी की वजह से वो काफी परेशान रहता था और बच्चे उसे काफी बुली करते थे, जो कि उसकी मदर सहन नहीं कर पाई और उसने अपने बेटे की जान ले ली, क्योंकि वो उसे दर्द में नहीं देखना चाहती थी। और अब जब याओ की मदर की भी डेथ हो गई होती है तो वो दोनों एक साथ आफ्टर लाइफ में जा रहे होते हैं, और इतने टाइम से याओ अपनी मदर का ही इंतजार कर रहा था ताकि वो दोनों एक साथ आफ्टर लाइफ में जा सके। ये सारी बातें टोंग को समझ आ जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसकी मदर उससे नफरत नहीं करती। अब फाइनली वो अपनी मदर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करने का डिसाइड करता है, ताकि वो भी इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन ये काम वही पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि उसे ये सब पहले ही समझ आ गया था। मूवी के एंडिंग सीन में हमें हाशिमोटो को दिखाया जाता है, जो कि खुदकुशी करके मर गया होता है, क्योंकि उसे लगता था ऐसा करने से वो घोस्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।